साहित्य निधि में सुनिए भीष्म साहनी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी अहम ब्रह्मास्मि में। भीष्म साहनी जी की अहम ब्रह्मास्मि में एक व्यक्ति की मनोदशा पर आधारित कहानी है, जिसे एक बार अंग्रेज अफसरों द्वारा किया गया अपमान हिला देता है और उस मनःस्थिति में अहम ब्रह्मास्मि का मंत्र उसे अपमान के दंश से उबारता है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं चेतना के महासागर की एक बूंद हूँ, या मैं आत्म हूँ, ब्रह्मांडीय आत्मा का हिस्सा, परम ब्रह्म। प्रस्तुत है भीष्म साहनी जी की लिखी हुई कहानी अहम ब्रह्मास्मि। जाड़े की छुट्टियों में हम कभी कभी सुबह सवेरे लंबी सैर को निकल जाया करते। शहर की तंग गलियों में से निकलकर नदी का पुल पार करते, जो शहर को कैंटोनमेंट से अलग करता था। फिर पुल पार करके या तो सीधा मल्लिका विक्टोरिया के बुद्ध की ओर मुँह कर लेते या बाईं ओर को घूम जाते और 2-3 मील का फासला तय करके पेड़ों के उस घने झुरमुट में जा पहुँचते जहाँ अंग्रेज़ लोग गोल्फ खेला करते थे या घुड़सवारी करने आया करते थे या फिर अपनी प्रेमिकाओं की बगल में हाथ डाले चहलकदमी किया करते थे। शहर की घुटन भरी गलियों के बाद इन सड़कों पर घूमना बड़ा अच्छा लगता था। 8-10 मील का लंबा चक्कर काट चुकने के बाद हम कैंटोनमेंट में ही भाटिया के घर जा पहुँचते। ये सैर के कार्यक्रम का अभिन्न अंग हुआ करता था। सैर की मीठी मीठी थकान के बाद जब जूतों पर धूल की परत होती और पलकें भारी हो रही होती और बदन सुस्त रहा होता, भाटिया के साफ सुथरे करीने से सजे सजाए फ्लैट में नाश्ता करने का अपना मज़ा था। फिर मन चाहा तो दोपहर तक वहीं पड़े रहे और सिनेमा देखकर शाम को घर लौटे, या अगर देखा कि भाटिया बहुत व्यस्त है तो थोड़ी देर गपशप करने के बाद शहर की ओर चल दिए। भाटिया मुझे तो बच्चा समझता था, लेकिन जितेंद्र का अच्छा दोस्त था और जितेंद्र मेरा संबंधी था और मुझसे वर्षों बड़ा था, लेकिन घूमने फिरने में हम एक दूसरे के साथी थे। उस रोज़ भी 11 बजते बजते हम भाटिया के घर जा पहुँचे। भाटिया किताबों की दुकान करता था और दुकान के पीछे ही 2-3 कमरों में रहता था। सफ़ेद वर्दी और लाल कमरबंद पहने एक खानसामे ने दरवाज़ा खोला और बड़े अदब से सलाम किया। वास्तव में वो भाटिया की दुकान का कारिंदा था, लेकिन सुबह के वक्त रसोइये का हाथ बटाने के लिए चला आया करता था और आते ही खानसामे की वर्दी पहन लिया करता था। आओ जितेंद्र आओ, अंदर से भाटिया की आवाज़ आई। ड्राइंग रूम चमचमा रहा था और सोफे पर बैठा भाटिया हाथ बढ़ाए हमारा स्वागत कर रहा था। मैं अंदर घुसा तो भाटिया ने उड़ती नज़र से मेरे गर्द भरे जूतों की ओर देखा, जिससे मैं खिसिया गया। पर भाटिया अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, कोई बात नहीं, जब तक तुम अपने जूते मेरी मेज़ पर नहीं रख देते मुझे कोई एतराज़ नहीं। भाटिया अंग्रेजी की किताबें बेचता था और कैंटोनमेंट में रहता था, जहाँ अंग्रेज बसते थे और सड़कों पर गोरे फौजी घूमते थे। इस कारण उसकी वजह कतः अंग्रेज़ों जैसी हो गई थी। यूँ भी अंग्रेजी की किताबें बेचने वाला दुकानदार आम दुकानदारों से इस बात में अलग होता है कि उसमें अपने आप ही बुद्धिजीवी का पोज आ जाता है। वो नए नए लेखकों का नाम जानता है, तरह तरह के विषयों पर बात कर सकता है। भाटिया सांवले रंग का कुछ कुछ कुरूप सा आदमी था, लेकिन उसकी भाव भंगिमा में एक अजीब चुस्ती थी। झट से घूम जाता, इस ढंग से मुस्कुरा कर बात करता कि पूरी बत्तीसी झलक आती। अंग्रेज़ ग्राहकों के सामने अजीब टेढ़े से ढंग से झुकता, झट से पैतरा बदल लेता, पलक मारते 10-10 किताबें उनके सामने रख देता और इस ढंग से किताबों की बात करता कि लगता उसने लाइब्रेरियाँ पढ़ रखी हैं। यूँ भी उसकी रुचियों में बौद्धिकता का पुट रहता था। उन दिनों वो अध्यात्म की बहुत बातें किया करता था और वेदांत में भी उसे दिलचस्पी थी, क्योंकि उन्हीं दिनों ऑल्डुअस हक्सले की किताब छपकर आई थीं, जिनमें भारतीय दर्शन की बड़ी प्रशंसा की गई थी। थोड़ी देर तक सोफ़ों पर बैठने के बाद भाटिया ने हमें हस्बे मामूल खाने वाले कमरे की ओर चलने को कहा। लगता था वो पहले से हमारी राह देख रहा था। दहलीज के पास वो आदत के मुताबिक तकल्लुफ़ से रुका, पूरी बत्तीसी के साथ मुस्कुराया और जितेंद्र को अंदर चलने का आग्रह करने लगा। पहले तुम जितेंद्र, ब्यूटी बिफोर द बीस्ट, ये उसका तकिया कलाम था। यूँ उसके इस वाक्य में थोड़ी सच्चाई भी थी, क्योंकि उसके मुकाबले में जितेंद्र को सुंदर कहा जा सकता था। मुझे हमेशा ही भाटिया की मेज़ पर बैठते हुए झेंप लगती थी। मैं अक्सर भूल जाता कि छुरी किस हाथ में पकड़नी चाहिए और कांटा किस हाथ में।
भाटिया मेज के सिरे पर अपनी जगह बैठ गया और सर्वियट उठाकर अपने गले से लटका लिया। सर्वियट उन दिनों कमीज़ के ऊपर ठोस लेने का चलन था। सब अंग्रेज लोग ऐसा ही करते थे। भाटिया के सामने चांदी के पात्र रखे गए, जबकि हमारे सामने बैरा साधारण चीनी की प्लेट और प्याले रख गया। ये भी भाटिया की सनक थी। वो हमेशा खाना चांदी के बर्तनों में खाता था, जबकि मेहमानों के सामने साधारण चीनी मिट्टी के पात्र रखे जाते। बैरा लपक लपक कर नाश्ता परोसने लगा। 2 उबले हुए आलू भाटिया ने चांदी के डोंगे में से उठाकर अपनी प्लेट में डाल लिए। फिर उन पर थोड़ा सा मेयोनेज़ डाला। फिर चांदी की छुरी से उबले आलूओं के टुकड़े किए और कांटे छुरी से उन्हें खाने लगा। भाटिया बहुत कम खाता था, नाप तौल कर। गनीमत थी कि हमारे लिए हमारी रुचि के अनुसार ऑमलेट बनकर आए, वरना इतनी लंबी सैर के बाद अगर हमें उबले आलू ही खाने थे तो भाटिया के घर आने में क्या तुक थी। भाटिया की अंग्रेजियत का हम पूरा पूरा लाभ उठाते। जाड़ों में उसके कमरे में अंगीठी जलती और उसके पास बैठे पोर्ट वाइन की चुस्कियाँ लेते हुए हम गपशप करते। उसकी हर अदा अंग्रेज़ों जैसी थी। इतवार के दिन वो सिगार पीता और कुत्ता लेकर घूमने जाता और ऐसा कोट पहनकर जाता जिसकी कोहनियों पर चमड़े के झब्बे लगे रहते थे। गर्मी के मौसम में वो दिन में 4 बार अपनी कमीज़ और 10 बार बनियान बदलता था और दिन में 3-3 बार अपने बैरे को गुसल लगाओ का हुक्म देता था। इतनी सफाई के बावजूद जब एक बार वो बीमार पड़ा और बेहोशी में बड़बड़ाया तो अस्पताल की नर्स कानों पर हाथ रख के बाहर भाग आई थी। हे भगवान, मैं नहीं जानती थी कि एक अनब्याया आदमी बेहोशी में ऐसी लचर बातें बोल सकता है। अब सोचता हूँ तो इस तरह के रहन सहन और अंग्रेजियत का जरूर उसके मन पर बोझ सा बना रहता होगा, क्योंकि ज़माना बदल रहा था और इस तरह के लोग बदलते परिवेश में अटपटे से नज़र आने लगते थे और अंग्रेज ग्राहकों का रुख भी इनके प्रति अन्य हिंदुस्तानियों के प्रति उनके रुख से बहुत भिन्न नहीं था। मेरे सामने एक दिन जब मैं उसकी दुकान के अंदर खड़ा था तो उसे एक अंग्रेज़ महिला बुरी तरह से फटकार गई थी, क्योंकि उसने उससे कोई पुराना बिल भेजा था और उस पर प्लीज़ पे का छपा हुआ लेबल लगा दिया था। वो औरत उस लेबल को देखकर बौखला उठी थी और ये सारा वक्त यस मैडम कहता रहा था। वहाँ मेरे मौजूद रहने के कारण ये और भी ज़्यादा परेशान हुआ था, क्योंकि उस औरत के चले जाने के बाद कभी तो दबी आवाज़ में हॉरिबल वुमेन कहता, कभी मुझे अपनी बत्ती सी दिखाते हुए अपनी भूल स्वीकार करता। वो ठीक ही कहती थी। बिल भेजने का मतलब ही ये होता है कि पेमेंट कर दो, उस पर अलग से लेबल लगाने का क्या तुक है। उसे कोफ्त इस बात की थी कि काम करने का एक ढंग होता है, अंग्रेज़ी ढंग, और उसमें वो चूक गया था। उबले आलू खा चुकने के बाद काली कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए भाटिया अध्यात्म की बातें करने लगा। जितेंद्र, जानते हो हक्सले ने अहम ब्रह्मास्म का अंग्रेजी में क्या अनुवाद किया है? क्या अनुवाद किया है? अनुवाद है आई एम द डिवाइन फ्लेम। बहुत बढ़िया अनुवाद है ना, है ना? गहरी दबी आवाज़ में भाटिया ने फिर से दोहराया, आई एम द डिवाइन फ्लेम। सचमुच इस मंत्र में बड़ी शक्ति है। जब भी मैं इसे दोहराता हूँ तो हर बार लगता है मेरे अंदर शक्ति का संचार हो रहा है। फिर भाटिया ने बैठे ही बैठे दाएं हाथ की मुट्ठी भींचते हुए और गहरी ऊंची आवाज़ में इस मंत्र का उच्चारण किया, आई एम द डिवाइन फ्लेम, अहम ब्रह्मास्मि। अब की बार उसकी आवाज़ में पहले से भी ज़्यादा कंपन था। वो बार बार इसे दोहराने लगा। हर बार आई पर पहले से ज़्यादा जोर देता। हर बार उसकी आवाज़ और अधिक ऊंची उठ जाती। 3-4 बार वाक्य दोहराने के बाद मुझे लगा जैसे वो वजूद में आ गया है, आसपास की दुनिया को भूल गया है। उसके चश्मे के पीछे उसकी आंखें भी ज़्यादा गहराने लगी थीं। आई एम द डिवाइन फ्लेम, फॉर आई एम द डिवाइन फ्लेम, अहम ब्रह्मास्मि। देर तक दोहराते रहने के बाद वो मस्ती में ही चुप हो गया और चुपचाप आंखें बंद किए बैठा रहा। फिर धीरे से उसने आंखें खोली और फिर बंद मुट्ठियाँ भी खोल दी। इस मंत्र में बड़ा ओज है जितेंद्र। जब कभी परेशान होता हूँ, दुखी होता हूँ, तो मैं बार बार इस वाक्य को दोहराने लगता हूँ और मेरे अंदर स्फूर्ति और विश्वास और शक्ति जैसे भरने लगती है। मुझे लगता है जैसे मेरा व्यक्तित्व फैल रहा है और मैं जैसे ऊपर उठता चला जा रहा हूँ। मैं स्वयं को सारे ब्रह्मांड का अंग महसूस करने लगता हूँ। लगता है चांद सितारों और सहस्रों घूमते नक्षत्रों का मैं केंद्र हूँ। और भाटिया ने फिर धीमी गहरी आवाज़ में 2-3 बार दोहराया, आई एम द डिवाइन फ्लेम, आई एम द। अब केवल संस्कृत में कहकर देखो।
जितेंद्र ने सुझाव दिया। संस्कृत में वो बात नहीं है। फ्लेम शब्द में बड़ी शक्ति का भास होता है। अहम ब्रह्मास्मि। उसने उच्चारण किया। नहीं, वो बात नहीं है। फुसफुसा सा लगता है, पर इस मंत्र में बड़ी जान है, बड़ा ओज है। इसका उच्चारण करने से मन की सारी शिथिलता, सारा भय, सभी संशय त्रास दूर हो जाते हैं। मैं विश्व की सत्ता का अंग बनने लगता हूँ। मेरा अस्तित्व आकाश की ऊंचाइयाँ छूने लगता है। फिर भाटिया जैसे झूम कर बोला, ये वो तंतु है जिससे मैं भारत की आत्मा के साथ जुड़ जाता हूँ। मैंने अपने लिए वो तंतु खोज निकाला है। मैं डिक के सामने विस्तार से इसकी व्याख्या करूँगा। उसकी भी इसमें बड़ी रुचि है। डिक कौन? मेरे मुंह से निकला। डिक? तुम डिक को नहीं जानते? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं झेप गया। वास्तव में डिक, डिकी, डिकिंसन सभी नाम एक ही व्यक्ति के थे, जो शहर का अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर था। हमारे सामने उसकी चर्चा करता तो भाटिया हमेशा डिक अथवा डिकी कहकर बुलाता था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर के सामने मिस्टर डिकिंसन ही कहा करता था। उसे भी भारतीय दर्शन में बड़ी रुचि है, भाटिया ने कहा। उन दिनों शायद हम सभी लोगों को ऐसे यूरोपीय लेखक पसंद थे जो भारतीय संस्कृति और दर्शन शास्त्र की प्रशंसा करते थे। इससे हमारा हीन भाव दूर होता था। जमाना बदल रहा था और नई स्थिति के साथ अपना संतुलन बनाए रखने के लिए हर कोई अपनी पहली जगह से थोड़ा थोड़ा खिसक रहा था। कैंटोनमेंट के ही अनेक दुकानदार जहां अंग्रेज अफसरों को डालियां भेजते थे, वहां छिपे लुके कांग्रेस को भी पैसे देने लगे थे। जितेंद्र ऐसा पहनावा पहनने लगा था जो दूर से देखने पर शुद्ध खादी का बना नजर आता था। भारत की प्राचीन संस्कृति पर गर्व का भास भी इसी प्रक्रिया का अंग था। भाटिया को भी शायद इसीलिए भारत की आत्मा के दर्शन होने लगे थे। यूँ वह अंग्रेजी हुकूमत को भारत के लिए वरदान मानता था और आए दिन अंग्रेज़ों की नाइंसाफ़ी, उसके अनुशासन, उनकी जनतंत्रात्मक की तारीफ के पुल बांधा करता था। पर क्या मालूम वेदांत दर्शन से सचमुच ही उसकी कोई आंतरिक भूख, कोई आंतरिक छटपटाहट शांत होती हो। तभी दूर कहीं से ढोल बजने की आवाज़ सुनाई दी। भाटिया के कान खड़े हो गए। वो ढोल कैंटोनमेंट में बज रहा था। इसी में सबकी भयावहता थी। उन दिनों आए दिन कांग्रेस के जलसे होते थे और उनकी सूचना देने वाले स्वयं सेवक ढोल बजा बजा कर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले मुनादी किया करते थे। ढोल बजने की देर होती कि घरों की छतों पर, छज्जों पर, खिड़कियों और झरोकों के पीछे लोग मुनादी सुनने के लिए इकट्ठे होने लगते। इस ढोल में एक ऐसी धड़कन सी थी जो दिल पर अपना असर किए बिना नहीं रहती थी। लेकिन कैंटोनमेंट में ये ढोल पहली बार बज रहा था और उसे सुनते ही जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे कि कौन कैंटोनमेंट में मुनादी करने का दुस्साहस कर पा रहा है। किसी जलसे की मुनादी है, जितेंद्र बोला। कल मुंबई में गिरफ्तारियां हुई हैं, शायद उसी सिलसिले में कोई जलसा रहा होगा। लेकिन कैंटोनमेंट में मुनादी करने से क्या लाभ? भाटिया ने कहा। यहाँ तुम क्या अंग्रेजों में कांग्रेस का प्रचार करने आए हो? उसने उत्तेजित होकर कहा। ढोल की आवाज़ नज़दीक आ रही थी। चलो बाहर चलकर देखते हैं, मैंने सुझाव दिया। नहीं नहीं, ऊपर चलकर खिड़की में से देख लेते हैं, सब कुछ नज़र आ जाएगा, भाटिया ने जोड़ा। मैं बाहर जाकर देखने को उतावला हो रहा था, लेकिन जितेंद्र के समझाने पर कि ऊपर की मंजिल से खिड़की में से देखना ही सही होगा, हम ऊपर चढ़ गए। हम खिड़की के पास पहुँचे ही थे कि चौराहे की ओर से एक तांगे ने मोड़ काटा और भाटिया की दुकान की ओर बढ़ने लगा। तांगे के ऊपर तिरंगा लहरा रहा था और स्वच्छ नीले आकाश और कैंटोनमेंट की हरियावल पृष्ठभूमि में बड़ा सुंदर और उजला उजला लग रहा था। उसी तांगे में से ढोल बजने की आवाज़ भी आ रही थी। धम 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 धम। सड़क पर आते जाते लोग ठिठक कर रुकने लगे। बहरे, छोटे दुकानदार, यहाँ तक कि स्कर्ट पहने कुछ एंग्लो इंडियन लड़कियाँ, दो एक गोरे सिपाही भी। सभी को शायद इस धृष्टता और दुस्साहस पर हैरानी हो रही थी कि कांग्रेस का प्रचार करने कोई कैंटोनमेंट में कैसे आ पहुंचा है। तांगा एन भाटिया की दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया और उसी क्षण भाटिया थोड़ा सरक कर पीछे हो गया। फिर एक दुबला पतला आदमी तांगे की अगली सीट पर से उठकर खड़ा हो गया। पीला जर्द चेहरा, घर के धुले सफ़ेद खादी के कपड़े और पर मुचड़े हुए। उसके चेहरे पर पसीने की परत जैसे चमक रही थी। वो उठा और एक पैर तांगे के बम पर रख कर, जिससे वो लहराते झंडे के नीचे आ गया, मुनादी की इबारत बोलने लगा। उसने एक शेर पढ़ा जो शायद शहीदों के बारे में था। फिर भाव विह्वल सा होकर ऊंची आवाज़ में बोलने लगा, साहबान,
आपने सुना होगा कि कल रोज़ बम्बई में हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया गया है। सरकार की इस शर्मनाक कार्रवाई के विरुद्ध सभी भारतवासी अपनी आवाज़ उठाएं। आज के दिन सभी बाजार, सभी दुकानें बंद रहेंगी। मैं इस बाज़ार के दुकानदार भाइयों से भी दरख्वास्त करूंगा कि अपनी अपनी दुकानें बंद कर दें और शाम को 6 बजे कंपनी बाग में आम पब्लिक जलसा होगा। फिर वो भाटिया की दुकान की ओर झांक झांक कर देखने लगा। दुकान के बाहर कोई कारिंदा नहीं आया था। वहाँ किसी को न देखकर उसकी आंखें ऊपर को उठीं, जहाँ खिड़की में हम तीनों खड़े थे। हमें देखकर उसने हाथ बांध दिए और दुकान बंद करने का आग्रह करने लगा। भाटिया ने वहीं खड़े खड़े हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ जाने को कहा, वैसे ही जैसे किसी भिखमंगे को आगे बढ़ जाने का इशारा किया जाता है। पर इस पर भी जब वो बोलता गया तो भाटिया पीछे हट गया और उसकी नज़र से दूर हो गया। थोड़ी देर बाद ढोल फिर से बजने लगा और तांगा आगे बढ़ने लगा। सड़क पर खड़े इक्के दुक्के लोग बिखरने और अपनी अपनी राह जाने लगे। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी ये आदमी कर रहा है, भाटिया ने छूटते ही कहा। इसे तो फौजी अफसर गोली से उड़ा देंगे। कैंटोनमेंट में कांग्रेस की मुनादी करना क्या कोई मजाक है? और फिर दुकानें बंद करने को कह रहा था। बाद में हमें पता चला कि वही मुनादी करने वाला युवक हट करके तांगे को कैंटोनमेंट में ले आया था, ये जानते हुए भी कि कैंटोनमेंट में जाना मौत के मुंह में जाना है। यह भी पता चला कि वो शहर के अपने साथियों से गले मिलकर आया था कि जाने अब कभी भेंट होगी या नहीं। और सचमुच फिर भेंट नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात पुलिस के डंडों से खोपड़ी फूट जाने पर उसने दम तोड़ दिया था। लेकिन इन सब बातों का पता हमें बाद में चला। उस वक्त तो लहराते तिरंगे के साथ ढोल बजाता तांगा आगे मेसी गेट की ओर बढ़ गया था। उसके यूं आ जाने से जो बिजली की सनसनाती लहर सी दौड़ गई थी, वो अभी भी हमें उद्वेलित कर रही थी। बड़े साहस का काम है इस तरह कैंटोनमेंट में आकर मुनादी करना, जितेंद्र ने कहा। यह साहस नहीं, पागलपन है। तुम्हारी आवाज़ को यहाँ कौन सुनेगा? क्या तुम गोरे फौजियों में अपना प्रचार करने आए हो? क्या वे हिंदुस्तानी दुकानदार जिनकी रोज़ी अंग्रेज़ों पर निर्भर करती है तुम्हारे प्रचार के चक्कर में आकर अपनी दुकानें बंद कर देंगे? तुम आखिर किस मकसद से यहाँ आए हो? भाटिया और जितेंद्र के बीच बहस होने लगी। बात मुनादी से हटकर अहिंसा पर आ गई, फिर गांधी जी की दार्शनिक दृष्टि पर, और इसी तरह परत दर परत सिद्धांत खुलने लगे। इसी बीच हमें ढोल की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो गई। शायद मेसी गेट से आगे निकल जाने पर आवाज़ बहुत धीमी पड़ गई थी। धीरे धीरे वो आवाज़ वायुमंडल में खो गई और धीरे धीरे उसका स्पंदन भी शांत होने लगा। बाद में हमें पता चला कि वहीं मेसी गेट के ही थोड़ा आगे, जहाँ कैंटोनमेंट का बड़ा बाजार शुरू हो जाता है, एक जगह पर किसी ने तांगे को रोका। फिर किसी ने बढ़कर मुनादी वाले के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया और उसे घसीट कर तांगे पर से उतार लिया। फिर आनन फानन पुलिस आ गई और झगड़े की तह तक पहुंचने के लिए उस दुबले पतले युवक को हिरासत में ले लिया। और फिर हमारे शहर में उसका पीला चेहरा कभी देखने को नहीं मिला। ढोल की आवाज़ ठंडी पड़ जाने के बाद देर तक भाटिया और जितेंद्र के बीच बहस होती रही। जितेंद्र अहिंसा का भक्त था, जबकि भाटिया चरखा और खादी के साथ साथ अहिंसा की खिल्ली उड़ाया करता था। उसका कहना था कि इसने देश को नपुंसक बना दिया है। जितेंद्र को अहिंसा में एक नया तजुर्बा नजर आता, जबकि भाटिया उसे एक बुढ़ऊ की सनक और नपुंसकता का नाम देता। उन्हें बहस करते देख लगता कि इंसान मुख्यतः बहस करने वाला जीव है, यही उसका एकमात्र नैसर्गिक गुण है। हमने दिन का भोजन भाटिया के साथ ही किया और वहीं उसके सोफों पर पसर गए। फिर शाम हुई, दुकान बंद होने का वक्त आ गया। दुकान के हेड क्लर्क ने दुकान बंद करके चाबियां भाटिया को पहुंचा दी। चांदी के गिलास में भाटिया शरबत पीता रहा और जितेंद्र और मैं बढ़िया विलायती प्यालों में चाय पीते रहे। तभी सिनेमा जाने का प्रोग्राम बना। कैंटोनमेंट के 2 सिनेमाघरों में से एक में ग्रेटा गार्बो की फिल्म दिखाई जा रही थी, जिसे न देखना बहुत बड़ी हिमाकत होती। उस दिन सिनेमा देखने जाना भूल थी। भाटिया जैसे सुलझे दिमाग का आदमी भी ये बात भूल गया कि मुनादी घूम जाने के बाद कैंटोनमेंट में तनाव व्याप्त होगा, कि ढोल के साथ तिरंगे का कैंटोनमेंट में घूम जाना ही उत्तेजना का कारण बन सकता है। इंटरवल में भाटिया को बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। आम तौर पर वो सिनेमा की लेबोरेटरी में नहीं जाया करता था, क्योंकि वहाँ गोरे फौजी भरे रहते थे और हिंदुस्तानियों के लिए अलग से कोई पेशाब घर नहीं था।
देसी लोग सिनेमाघर के लंबे चौड़े पार्क में, जहां इंटरवल के वक्त अंधेरा छा चुका होता था, लुके छिपे जमीन पर या किसी पेड़ की ओट में या झाड़ियों के पीछे हाजत रफा कर लिया करते थे। पर भाटिया गोरे वाले पेशाब घर में जा पहुंचा। सिनेमा घर का शौचालय गोल दायरे की शक्ल का था, जिसमें एक गोल चक्कर में छोटी छोटी पार्टीशन के साथ बहुत से पात्र लगे थे। बियर से भरे पेट खाली करने के लिए इंटरवल की घंटी बजते ही गोरे सैनिक भागते हुए पेशाब घर की ओर लपकते थे। यहाँ भाटिया की जो गति हुई उसे बयान करना आसान नहीं। इंटरवल होते ही गोरों का रेला अंदर आया। कुछ एक ने अंदर आने से पहले ही पतलून के बटन खोल लिए थे। सारा गोल चक्कर एक ही बारी में भर गया। अपने सामने सफ़ेद कमीज और सफ़ेद पतलून पहने काली गर्दन वाले एक हिंदुस्तानी को खड़ा देखकर एक गोरे ने झट से उसे धक्का दिया और उसकी जगह स्वयं खड़ा हो गया। आई बेग योर पार्डन, भाटिया ने कहा और गोरे की ओर देखकर बत्तीसी निकालते हुए बड़ी शिष्टता से बाईं ओर वाले अगले पात्र के सामने जा खड़ा हुआ। गोरे फौजी बराबर अंदर चले आ रहे थे और किसी को फुर्सत नहीं थी कि थोड़ा इंतज़ार कर लें। एक और गोरे ने कोहनी से ढकेल कर भाटिया को अपनी जगह से हटा दिया। भाटिया वो जगह छोड़कर तीसरी जगह लपक कर जा खड़ा हुआ, जो उसी वक्त खाली हुई थी, पर वहाँ भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव हुआ। अब तो भाटिया मजाक की चीज़ बन गया। गोरे जानबूझकर उसे धक्के देने लगे, कभी बाएं तो कभी दाएं से। भाटिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, भागने तक की उसमें हिम्मत नहीं रह गई थी। जब उसे होश आया तो वो सिनेमा घर के पार्क के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ में तरबतर रुमाल था, जिससे वो अपने को बार बार पोंछ रहा था। उसके मन की क्या दशा रही होगी, कौन सी भावनाएं उसके दिल को मत रही होंगी, ग्लानि की, आत्मग्लान की, क्षोभ की, क्रोध की, मैं नहीं जानता। हम लोगों को ये सारा किस्सा बाद में मालूम हुआ। उस वक्त हम लोग सिनेमा घर के अंदर बैठे थे और जब वो देर तक नहीं लौटा तो मैं उसे देखने बाहर आया, लेकिन उस वक्त तक वो पार्क में जा चुका था। जब मैं उसे ढूंढता हुआ उसके घर पहुंचा तो भाटिया अपने घर की छत पर खुले आसमान के नीचे खड़ा था। छत के बीचों बीच खड़ा वो धीमी गहरी आवाज़ में बुदबुदा रहा था, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द डिवाइन फ्लेम, आई एम द डिवाइन फ्लेम। धीरे धीरे उसकी आवाज़ ऊंची उठती जा रही थी, मुट्ठियाँ कस रही थीं और गर्दन और छाती धीरे धीरे सीधे होने लगे थे। आई एम द डिवाइन फ्लेम, फॉर आई एम द डिवाइन फ्लेम। उसने मुझे नहीं देखा। मेरे खड़े ही खड़े उसकी आवाज़ और ऊंची उठती गई। जाहिर है उसमें शक्ति का संचार हो रहा था। शायद मेरे पहुंचने के पहले ही उसकी चेतना में से उस शाम की घटना अपनी क्षुद्रता में सूखे पत्ते की तरह झरकर गिर चुकी थी और वो कब का अपमान, तिरस्कार, ग्लानि और क्षोभ के निम्नतम स्तर से ऊंचा उठ चुका था और वो ऊपर उठता जा रहा था और ऊंचा उठता जा रहा था। अब सोचता हूँ तो शायद उसी दिन 2 सड़कें पार कर मेसी गेट के थाने में पुलिस के डंडों की बौछार के नीचे अधमरा युवक भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय बुदबुदा रहा था। और जब भाटिया की आत्मा ब्रह्मांड की बुलंदियां छू रही थी, जब वो आसपास की स्थूल दुनिया से ऊंचा उठ चुका था, चांद सितारों में से एक हो रहा था, लगभग उसी समय मुनादी करने वाले पीले दुबले युवक के मुंह से खून बहने लगा था और भारत माता की जय बुदबुदाते हुए वो थाने के फर्श पर लुढ़क गया था। अभी आपने सुनी कथाकार भीष्म साहनी की लिखी हुई कहानी अहम ब्रह्मास्मि। ये कहानी हिंदी विषय के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, जो विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।